बच्चे के पास कोई प्लान ही नहीं है, बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं किस एंड पे खड़ा हूँ और मुझे किस एंड पे जाना है। अब बच्चे 12th दे रहे हैं, उनके ऊपर एक तो 12th का ही बोर्ड एग्जाम का प्रेशर है, प्री बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाएंगे तो नहीं दे पाएंगे। उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एवरेज होना एक फेलियर का साइन नहीं होता। एवरेज बच्चा भी अच्छा स्कोर कर सकता है विद प्लानिंग। कि एनएलपी और स्कैफोल्डिंग जो है वो किस तरीके से होता है, ये है क्या, पहले तो ये बताइए। जी। फिर ये किस तरीके से काम करता है बच्चों के इस स्ट्रेस को मैनेज करने में या उनके सिलेबस को बैलेंस तरीके से उनको पढ़ने में कैसे हेल्प करता है? स्कैफोल्डिंग फैंसी टर्म मैं कहूँगी, जबकि जब ये टर्म क्वाइन भी नहीं हुई थी तब के पहले से ही हमारे पेरेंट्स या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे, उन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए ये टेक्निक यूज़ किया करते होंगे, करते ही हैं, अभी भी करते हैं। बट ये कि हमारे एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए जेरोम ब्रूनर, उन्होंने 1970s में इस टर्म को क्वाइन किया। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैनल का नाम तो अब तक आप लोग को याद हो ही गया होगा, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, टी टॉक विद एसपी। आज की हमारी गेस्ट हैं नेहा जस्सल तथगीर। एक बार फिर से आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, वैसे तो हमारे सारे दर्शक आपके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ जो नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, वो एक बार फिर से आपके बारे में समझ सके कि आप किस विषय पे काम कर रही हैं और वर्तमान में आपका टॉपिक क्या है, आप किस काम में अभी इंगेज हैं। जी नमस्कार सभी को फिर से। मैं नेहा जस्सल तदगीर, जैसा कि मैम ने इंट्रोड्यूस किया। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, काउंसलर हूँ और मेरा फील्ड एडोलेसेंट्स के साथ ज़्यादा है। मैं एडोलेसेंट्स के बिहेवियर पे, उनके एकेडमिक्स पे, उनके लर्निंग इश्यूज़ पे काम करती हूँ। डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, उन सब पे भी हम लोग काम करते हैं। तो जो मेन एरिया ऑफ कंसर्न है वो हमारा एडोलेसेंट्स के ऊपर ही काम करने के लिए है, चाहे उनके एकेडमिक्स हो, चाहे उनके बिहेवियर हो। अच्छा नेहा जी, अभी अपनी एक बीमारी की चर्चा की, डिसलेक्सिया, इसका हमने एक मूवी आई थी जी तारे जमी पे, जी बहुत हिट भी हुई थी। जी उसमें कहा गया था जैसे हमें इन बीमारियों के बारे में ज़्यादा एक आम आदमी समझता है कि उसको मतलब हुँ, उसको अल्फ़ाबेट पढ़ने में दिक्कत होती है, तो हुँ, थोड़ा-सा आप बताएँगे दर्शकों को क्या कि हो हुँ, सकता है कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे घर में भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही हो, लोग हुँ, समझ ना पा रहे हों, हुँ, तो समझने में शायद उन्हें आसानी होगी अपने बच्चों को सिखाने में। जी। आपने एक वर्ड यूज़ किया डिस्लेक्सिया, डिसकैल्कुलिया के लिए बीमारी। हुँ, पहले मैं ये क्लियर करती हूँ कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं या ऐसी कोई भी जिनके बारे डिसऑर्डर्स हैं, इनके बारे में हम जानते हैं, हुँ। ये बीमारी नहीं होती जी, हैं। अच्छा, अच्छा। क्योंकि बीमारी वो होती है हुँ, जिसका हम मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। ये कंडीशंस हैं, दीज़ आर अच्छा, कंडीशंस। इनको हम थेरेपी से और बहुत सारी इंटरवेंशंस के साथ इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। ये बीमारी नहीं है, दीज़ आर कंडीशंस। हुँ, और हम सपोर्ट से, इंटरवेंशंस के साथ और एक टीम वर्क के साथ हुँ, इन हुँ। सब से डील करते हैं, बच्चे को प्रिपेयर करते हैं उसको मेन स्ट्रीम में लेके आने के लिए, अच्छा। जिसके लिए उसके कॉग्निटिव पे वर्क किया जाता है हुँ, हुँ। और बहुत सारे डोमेन्स होते हैं जिन पे हम काम करते हैं। अच्छा। जी। तो मतलब जैसे ये बच्चे को पढ़ने में, जैसे तुमने देखा था, हम लोग तो मूवी में ही देख के से शायद हुँ, समझ पाए, हुँ, तो उसमें किस तरीके से ऐसे बच्चों को आप कैसे हैंडल करने के लिए सिखाती हैं उनके पेरेंट्स हुँ। को या जो भी टीचर्स उनके साथ अ, इन्वॉल्व हैं? अगर हम बात करते हैं एक लर्निंग डिसेबल बच्चे के लिए, हुँ, हुँ। तो उनके लिए तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। हुँ, स्पेशल एजुकेटर होता है, स्कूल में पूरी टीम होती है, हुँ, आईईपी जनरेट होती हैं बच्चे हुँ, की। हुँ। अ, तो इस तरीके से उन पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि जनरलाइज़ नहीं करते उनको। अच्छा। उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए अलग से स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, हुँ, अलग से ट्रेन्ड रिसोर्स पर्सन्स होते हैं, स्कूल में साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, हुँ, हुँ। जो उनकी इन चीज़ों पे काम करते हैं। जो मेन कंसर्न ये रहता है कि ऐसा नहीं है कि जो जिन बच्चों को लर्निंग इश्यूज़ है वो सभी लर्निंग डिसेबल्ड होंगे, ऐसा नहीं होता। आजकल बहुत इस चीज़ को कॉमन कर दिया गया है। हाँ। बोल देते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी यही है बच्चे को, ऐसा नहीं है। जिन बच्चों का आईक्यू नॉर्मल है, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ उनको नहीं है या कोई भी स्पेशल नीड नहीं है, हुँ, अगर उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हो रही है या वो स्कूल के टीचिंग पेस के साथ या कोचिंग जहाँ भी जाते हैं उस हुँ, टीचिंग पेस के साथ उनकी लर्निंग जो है मैच नहीं करती है, हुँ, तो इल्यूज़न होने लगता है कि शायद बच्चे में कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। हमारे जो एडोलेसेंस हैं वो बहुत सारे चेंजेस के अक्रॉस जाते हैं, हुँ, है ना? क्योंकि चेंज पहले पहले किया था। सेशन में भी हमने बहुत डिस्कस किया हुँ, हुँ। कि चेंज का ही फेज़ है, ये स्टेज का नाम ही चेंज चेंजिंग है। फेज़ है, हाँ, बिल्कुल। चेंजिंग फेज़ है। अगर हम बात करते हैं अभी बोर्ड्स की प्रिपरेशन सब बच्चे कर रहे हैं,
हाँ, चाहे वो बिल्कुल, क्लास बिल्कुल। 10 मेरा है, अगला चाहे वो सवाल क्लास आपसे यही 12 था है। कि जी, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, जी। तो बच्चों में क्या मुझे लगता है कि हमारा आप भी जब बोर्ड दिए होंगे, तो हमारे अंदर भी शायद एक डर सा एग्ज़ाम को लेकर ऐसे अगर हमें कोई मूवी दिखाई जाए और कोई स्टोरी पूछे, हुँ, हुँ। मतलब इसलिए नहीं पूछे कि मूवी देख के सामने वाले को स्टोरी बताना है, हाँ तब जी। शायद हम नहीं बता पाएँगे। लेकिन हम ऐसे मूवी देखें कि कोई हमें पूछेगा नहीं, हम जाके पूरी स्टोरी इस तरीके से बताएँगे जैसे लगता है स्क्रिप्ट राइटर हम ही रहे हों। हम ही लेकिन रहें। अगर कोई वही चीज़ बोल दे, हाँ तो मतलब जी। इस तरह की फ़ोबिया को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी बोर्ड एग्ज़ाम को हाँ, लेके? ऐसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को, एकेडमिक काउंसलिंग के लिए लेके आते हैं या लर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लेके आते हैं। हुँ, सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ नहीं, हुँ, जो आपके जनरल स्टूडेंट्स होते हैं, हुँ, उनके साथ भी ये इश्यू रहता है। मान लो बच्चे की लर्निंग पेस स्लो है या हुँ, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है हुँ, या वो मेस्ड अप है बहुत ज़्यादा क्योंकि एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ, हर एक सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जी। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वीडियोज़ हैं वहाँ पे हुँ, या शॉर्ट्स पे आ जाता है, शॉर्ट्स जी। बच्चे देखते हैं, है ना? तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें क्या स्ट्रैटेजी से लर्न करना है, हुँ, हुँ, किस स्ट्रैटेजी से हम प्रैक्टिस करें। हुँ, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, इस वजह से उनका जो एग्ज़ाम फ़ोबिया वो और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई फ़िक्स स्ट्रैटेजी नहीं है। हुँ, अब वो फ़िक्स स्ट्रैटेजी नहीं है तो वो उस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। कंप्लेंट होती है कि बच्चे को फ़ोकस नहीं है, हुँ, क्योंकि उसको प्लान ही नहीं किया गया। अनस्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के साथ या अनस्ट्रक्चर्ड मटीरियल के साथ बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है। उससे हुँ, क्या होगा? अगेन कन्फ्यूजन होगा। हुँ, बच्चे के पास कोई प्लान ही नहीं है। बच्चे को पता ही नहीं है कि मैं किस एंड पे खड़ा हूँ और मुझे किस एंड पे जाना है। कोई चीट शीट्स नहीं है। उसने कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया कि किस लेवल के क्वेश्चन वो सॉल्व कर पा रहा है, किस लेवल के नहीं कर पा रहा है, कौन-सा वीक एरिया है सब्जेक्ट का, किस हुँ, एरिया पे कैसे काम किया जाना चाहिए। हुँ, वो जो एक सपोर्ट है उसके मेंटल कंडीशन को समझते हुए विद रिस्पेक्ट टू हिज़ लर्निंग और हर लर्निंग हुँ। वो चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं और ये कन्फ्यूजन का जो स्टेट होता है ना, यही बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा लो कर देता है। कहीं न कहीं हम ये भी देखते हैं ना कि जैसे अब बच्चे 12th दे रहे हैं, उनके ऊपर एक तो 12th का एक बोर्ड की हुँ, एग्ज़ाम का प्रेशर है, हुँ, प्री बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाएँगे तो हुँ, नहीं दे पाएँगे, इस तरह की बहुत हुँ। सारी चीज़ें, नियम कानून भी जी, बन रहे हैं। मैम। हुँ, प्लस इसके साथ-साथ एक प्रेशर रहता है कि एडमिशन का, हुँ, सीयूईटी हुँ, की तैयारी नहीं हो पाएगी, वो नहीं हो हुँ। पाएगी तो क्रैक नहीं कर पाए। जी। तो ऐसे मतलब कई सारे टर्म इन सब हुँ, कंडीशन इस इन तैयारियों के बीच में उनके अंदर एक हुँ, स्ट्रेस बना रहता है। हुँ, तो ऐसे हुँ, में आप कैसे बच्चों को मेंटली स्ट्रेस फ्री रह के हुँ, मतलब सारी, क्योंकि उन्हें तैयारी तो दोनों चीज़ें करनी है, प्री बोर्ड भी बिल्कुल। क्रैक करना है, बोर्ड भी क्रैक करना है, बिल्कुल, बिल्कुल, 12th में भी कॉम्पिटिशन्स मार्क्स अच्छे लाने हैं, ट्रू। सीयूईटी भी क्रैक करना है, हुँ, फिर हुँ, उन्हें कॉलेज मिलेगा और उनकी पसंद का मिलेगा कि नहीं मिलेगा हुँ, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे बच्चों को एक बैलेंस वो रहे, तो हुँ। किस तरीके से मैम समझाती हैं? ये कंडीशन ना सिर्फ क्लास 12 के साथ नहीं है। जी, ये जी। सेम प्रेशर क्लास 10 के स्टूडेंट्स के ऊपर भी हाँ, है। जो हाँ, भी हाँ। बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, हुँ, क्योंकि उसके आगे एक नया नया स्टेज है। हुँ, क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ियर है कि हमारे मार्क्स कैसे आएँगे, उस पे बेस्ड उनको स्ट्रीम्स अलॉट होंगी कि वो हुँ, ना नॉन मेडिकल लेंगे या मेडिकल बिल्कुल। लेंगे, कॉमर्स लेंगे, ह्यूमैनिटीज़ लेंगे। हुँ, अब उसके लिए भी बच्चों के माइंड में पता नहीं क्या मिथ्स हैं, उनका क्या माइंडसेट है कौन-सी हुँ, स्ट्रीम को लेके, वो भी हमें नहीं पता। हुँ, वो भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का रीज़न होता है बच्चों में। हुँ, उस चीज़ को न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए तब मैंने फिर वापस वही सिलेबस जो है हुँ, उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एवरेज होना एक फेलियर का साइन नहीं होता। अच्छा, एवरेज बच्चा भी अच्छा स्कोर कर सकता है अच्छा। विद प्लानिंग। अगर हुँ, एक एवरेज बच्चा कंसिस्टेंट उसको कर दिया जाए किसी भी तरीके से हुँ, हुँ, टेक्निक्स को यूज़ करके हुँ, उसको डिसिप्लिन्ड होना सिखा दिया जाए तो हुँ, एक एवरेज बच्चा भी अच्छा स्कोर कर सकता है। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे जब बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हुँ, प्री बोर्ड्स देना है उनको। हुँ, प्री बोर्ड्स के टाइम पे प्रेशर क्या है, पहले प्री बोर्ड में ही पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना है। उनके माइंड बिल्कुल, में ये चलता बिल्कुल। है कि पूरा सिलेबस ही प्रिपेयर होना क्योंकि चाहिए। क्वेश्चन तो सबके क्वेश्चंस सिलेबस सब से पूछे आएँगे। जाएँगे। देखा जाए तो प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के बीच में एक फाइनल एग्ज़ाम 2 होता है उसमें हाँ, भी साथ। लगभग 2 मंथ्स का गैप होता है। हुँ, बच्चे को ये प्रिपेयर किया जाता है कि जितने चैप्टर्स या जो भी सेक्शन उसको सिलेबस का बहुत अच्छे से आता है, हुँ, वो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे। हुँ, प्रिपरेशन इस तरीके से करे कि स्ट्रक्चर लगे उसको कि मैं किस उसको एक बेंचमार्क होता है ना कि मेरा यहाँ तक है और मुझे यहाँ तक अचीव करना है, चाहे वो क्वेश्चंस का लेवल है, हुँ, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज है कि कौन सा हुँ, सब्जेक्ट उसको ज़्यादा तैयार है, कौन सा कम तैयार है, क्योंकि बोर्ड में मार्क्स तो हर सब्जेक्ट के मैटर करते हैं। बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। मैथ्स या साइंस की कोचिंग लेने से नहीं चलेगा, हुँ, हुँ, बाकी सब सब्जेक्ट्स पे भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसे कि बिल्कुल। अगर आप 5 दिन मैथ्स और साइंस पे फोकस कर रहे हैं तो हुँ, कम से कम बाकी के 2 हाँ, दिन आप स्कोरिंग तो दूसरे आपको हिंदी, सब्जेक्ट्स पे इंग्लिश भी भी करना दिलाएगी। होगा। तो बच्चों पे हम लोग जब काम करते हैं
तो 2 टर्म हैं जो भी बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हुई हैं या बहुत ज़्यादा इन पे बात नहीं हुई है। स्कैफोल्डिंग और एनएलपी आपने सुना होगा। जी जी बिल्कुल। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है। तो स्कैफोल्डिंग और एनएलपी को इंटीग्रेट करके बच्चों पे काम करते हैं। अब ये टर्म्स आपको थोड़ा-सा हाँ, मैं फैंसी चाहती हूँ टर्म्स कि लगी हमारे होंगी। दर्शकों को ना थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएँ कि हाँ, एनएलपी और स्कैफोल्डिंग जो है वो किस तरीके से क्या होता हाँ, है? ये है क्या पहले तो ये बताइए? जी। फिर ये किस तरीके से काम करता है बच्चों के इस स्ट्रेस को मैनेज करने में या उनके सिलेबस को जी। बैलेंस तरीके से उनको पढ़ने में कैसे हुँ। हेल्प करता है ये? स्कैफोल्डिंग ये एक फैंसी टर्म मैं कहूँगी, हुँ, हुँ। जबकि जब ये टर्म कॉइन भी नहीं हुई थी तब के पहले से ही हमारे पेरेंट्स या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स रहे होंगे, हुँ, उन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए ये टेक्नीक यूज़ किया करते होंगे, करते ही हैं, अभी भी करते हैं। अच्छा। बट ये कि हमारे एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए, हुँ, हुँ, जेरोम ब्रूनर, हुँ। उन्होंने 1970s में इस टर्म को कॉइन किया। अच्छा। स्कैफोल्डिंग का मीनिंग होता है कि आप गाइडेड लर्निंग जो होती है बच्चे की, हुँ, बच्चे को आप लर्निंग इस तरीके से करवा रहे हैं कि पहले आप उसको सपोर्ट दे रहे हैं हुँ, कुछ भी काम सीखने के लिए। जैसे एक बहुत ही इजी एग्जांपल मैं आपको देती हुँ, हूँ, सब कनेक्ट कर पाएंगे शायद। हुँ, बचपन में हमें साइकिल सिखाते थे हमारे फादर या कोई भी, हाँ, हाँ। हमें साइकिल सिखाया तो हमें वो बोलते थे कि तुम चलाओ, मैं पीछे से पकड़ रहा हूँ, हाँ, हाँ, तुम बिल्कुल। चलाओ, मैंने पकड़ा है। हाँ, तो हाँ, बच्चा साइकिल को चलाता है, हाँ, पेडल करता है, 2 दिन 3 दिन, अब उसको फेथ हो गया कि मुझे किसी ने पकड़ा पकड़ा हुआ है। है ना? धीरे-धीरे पापा ने बीच में छोड़ भी दिया, हाँ, है ना? तो उसको बताया नहीं, धीरे-धीरे उसको बताया कि तुझे पता है कि मैंने उसको बीच में छोड़ दिया था। तो हुँ, बच्चे को लगता है अच्छा मुझे आ गया, वो कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बिल्डअप होता है। जी। सेम विद द स्टडीज़ ऑल्सो। तो जो जेरोम ब्रूनर रहे उन्होंने एजुकेशन में इसको इंटीग्रेट किया, हुँ, इस टर्म को कॉइन किया स्कैफोल्डिंग को, हुँ, कि जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे लर्नर्स हैं, हुँ, उनको गाइडेड गाइडेड टीचिंग दी जाए, गाइडिंग लर्निंग के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। हुँ, हुँ, जैसे हमने बच्चे को कंसेप्ट टीच किया, ये होता है जो हमारी ये बैचलर्स इन एजुकेशन होता है, बीएड वगैरह कोर्सेज़ हैं, इनमें ये सबसे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कोर्स का पार्ट होती हुँ, कोर्स का पार्ट होती है ये। तो बीएड के कोर्स का पार्ट है तो टीचिंग के लिए मैंडेटरी ही हो गया ये, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। क्योंकि एक टीचिंग टेक्नीक है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवा रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ हाँ, जाए। इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग द सब्जेक्ट्स। हुँ, तो टीचर ने कंसेप्ट पढ़ाया, गाइडेड प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चंस करवाए, हुँ, है ना? क्वेश्चंस करवाए, पहले उसको हिंट्स के साथ करवाया, धीरे धीरे वो हिंट्स को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। रिमूव कर एक दिया। लेवल ऐसा आया कि वो हिंट्स बिल्कुल ही रिमूव कर लिए, हुँ, हुँ, है ना? सेम चीज़ जैसे मैथ्स है या साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है, या हुँ, मैथ्स ही मान लीजिए, अगर हम एग्जांपल हुँ, लेते हैं, हमने कोई भी चैप्टर लिया, हुँ, ट्रिग्नोमेट्री उठा लेते हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल। बच्चे, नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है 10th में ट्रिग्नोमेट्री का, हाँ, एक तरीके से। तो अब बच्चे को वो कंसेप्ट में ना फ़ियर है, हुँ, क्योंकि हाँ, नए क्योंकि वो नए 9th में आइडेंटिटीज़ जाके पहली पढ़ी, बार साइन थीटा क्योंकि कॉस थीटा उन्होंने किसी सुनते सीनियर हैं। से सुन लिया कि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत डिफिकल्ट है, हुँ, या किसी टीचर ने बोल दिया कि ये नया कंसेप्ट है भाई, इस पे इसको हुँ, ध्यान से सुनो, ये तुम्हें आएगा नहीं। हमें नहीं पता बच्चा क्या कैच कर रहा है, किसकी कौन सी बात कैच कर रहा है। तो हुँ, टीचर्स क्या करते करते भी हैं, और क्या होना भी चाहिए, गाइडेड, आपने गाइडेड प्रैक्टिस दी देते हैं बच्चे को। हुँ, उसमें हमने फॉर्मूलाज को टीच किया, हमने हुँ, आइडेंटिटीज़ बताई बच्चे को, हुँ, और उसको यूज़ करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे हुँ, वो मॉडलिंग करके दिखाया उसे, कि देखो ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ हुआ, ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ हुआ, हुँ, हम इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। हुँ, अब ये बात तो ही जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अबव एवरेज हैं या हुँ, ब्रिलियंट हैं, है ना? हुँ, वो बच्चे जो जिनकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है, जो हाँ, अच्छे से लर्न करके उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रहे हैं, हुँ, है ना? हुँ, वो तो निकल जाते हैं। हुँ, अब जो बच्चा उन फॉर्मूलाज को लर्न करके जैसे रोट लर्निंग पे रह गया, हुँ। सिर्फ लर्न ही किया, उसको अप्लाई करना अप्लाई नहीं नहीं कर आया, पा रहे या अप्लाई भूल नहीं भी कर जा पा रहे हैं रहा, ना, भूल भी हाँ, भूल सकते जा हैं। रहा है, अप्लाई नहीं कर पा रहा, तो स्कैफोल्डिंग में करते क्या हैं, उनकी उनके इस लर्निंग को रिटेन करने के कॉन्फिडेंस को हम बिल्डअप करते हैं। हुँ, उसको मैम टेक्निक सिखाते हैं कि मेमोराइज़ कैसे कीजिए। ये जो टेक्निक है ना कि मेमोराइज़ कैसे करना है, कैसे हमें खुद को काम रख के स्ट्रैटेजी वाइज़ काम करना है, यहाँ पे रोल आता है एनएलपी का। अच्छा। जो स्कैफोल्डिंग है दैट इज़ हाउ एंड व्हाट ऑफ लर्निंग, हुँ, और जो एनएलपी है दैट इज़ द इनर वर्ल्ड ऑफ अ लर्नर। वो लर्नर कोई भी हो सकता है, वो एडोलेसेंट्स ही नहीं, कोई भी लर्नर हो सकता है, कॉलेजिएट्स हो सकते हैं, हम लोग भी हो सकते हैं, हम कुछ नया बिल्कुल, स्किल सीखते हैं, बिल्कुल। डे बाय डे हम स्किल सीखते हैं, अपने आप को मैनेज बिल्कुल, करने के बिल्कुल, स्किल बिल्कुल। सीखते हैं, घर को मैनेज करने का स्किल सीखना है, हुँ, बच्चों को मैनेज करने के स्किल सीखने हैं। रोज़ कहीं जाते-आते नए हाँ, लोगों से हाँ, मिलते हैं, तो उनसे हम एनएलपी नया चीज़ वर्क्स सीख लेते हैं। एवरीवेयर। हाँ, तो एनएलपी की टेक्निक्स जो बच्चे के लिए सूटेबल है, जहाँ बच्चा स्टक है, हुँ, तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके बच्चों को मेंटली ट्रेन करते हैं कि आप कैसे इस हर्डल से निकल सकते हैं।
जैसे अभी लास्ट एक केस शेयर करती हूँ मैं। एक बच्चे की काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स आए। उनका कंप्लेंट ये था कि बच्चे का जो परफॉर्मेंस है शुरू से लेके, मतलब हाफ ईयरली से लेके या उससे पहले जो पीटीज होते हैं उनसे ही लगातार परफॉर्मेंस बिल्कुल लो है, इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। अभी तो प्री बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स में ही फेल्ड इन एग्जाम्स ऑल द पेपर्स। प्रॉब्लम क्या है, ही इज़ नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड एग्जाम्स, दैट्स वाई उसको इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं पास हूँ। उसका माइंडसेट ऐसा हो गया है कि बोर्ड्स में तो सिर्फ वही बच्चे स्कोर करते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जो 80% 90% स्कोर करते हैं, वो ही बच्चे बोर्ड में पास हो सकते हैं। मैं तो पास ही नहीं हो सकता, वो इस माइंडसेट से ही बैठा है। तो यहाँ पे एनएलपी काम करती है। यहाँ पे लर्निंग तो करवा ही रहे हैं स्कूल्स आजकल, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी से टीच करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, रेमेडियल लर्निंग भी एनएलपी का देते हैं। थोड़ा बता दीजिए डिटेल्स में। हाँ एनएलपी, व्हाट स्टैंड्स एनएलपी? हाँ, एनएलपी इज़ बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, मतलब हाउ अ चाइल्ड थिंक्स एंड कम्युनिकेट अबाउट हिज लर्निंग, व्हाट ही थिंक्स ऑफ द स्ट्रैटेजीज ही इज़ टेकिंग टू लर्न थिंग्स। हाँ, वो किस तरीके से लर्न कर रहा है चीज़ों को, वो किस तरीके से खुद को क्या समझ रहा है, वो खुद से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे थॉट्स जनरेट हो रहे हैं उसको, कैसा माइंडसेट डेवलप हो रहा है, उसमें हमारा जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है ये काम आता है। और इसमें टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। जैसे कुछ बच्चे एग्ज़ाम में पैनिक कर जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में गए, वो बोलते हैं कि फ्लैश, मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो गया, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, है ना। अब ये जो हमारे ये पीरियोडिक टेस्ट होते हैं या हाफ ईयरलीज हैं या प्री बोर्ड्स हैं, क्यों कंडक्ट किए जाते हैं? इनके पीछे एक पर्पज़ है कि जो बच्चा है वो एग्ज़ाम हॉल में बैठने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का अपना ही एक वाइब होती है। उस वाइब से बच्चे को कहते हैं ना कि इम्यून करा देते हैं, जैसे हम इम्यूनाइजेशन लेते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं कि कोई बच्चे को आगे जाके कोई बीमारी नहीं हो जाए, तो वैक्सीनेशन पहले से ही कर देते हैं ताकि बॉडी को पता चल जाए कि अगर ऐसा कोई जर्म आएगा तो फिर कैसे कैसे फाइट करने के रेडी है। सेम जो हमारे प्री बोर्ड्स हैं या जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, जो टीचर्स जो भी असाइनमेंट्स देते हैं, इनका मेन पर्पज़ ही यही है कि बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाए। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी बच्चे में कॉन्फिडेंस तो आए कि मैंने जो पढ़ा है मैं उसको मेमोराइज़ कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मुझे मेमोराइज़ हो भी गया, मैं वो कर भी पा रहा हूँ, तो एग्ज़ाम के टाइम पे जाके ब्लैंक हो जा रहा हूँ, उस चीज़ से, उस स्टेट से कैसे बाहर निकलना है, उस स्टेट से कैसे बाहर निकलना है, वहाँ पे एनएलपी काम करती है। स्कैप फोल्डिंग काम करती है बच्चे की प्रैक्टिस के टाइम पे, जब बच्चे की सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया, बच्चे को आ गया सब, अब जब वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा ना, वहाँ पे एनएलपी काम करती है। तो उसके लिए टेक्निक्स होती हैं। तो किस टाइप की, किस मतलब एक जैसे लेमैन लैंग्वेज में बताइए कैसे टेक्निक्स, जैसे हाँ, एग्जांपल अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें, एनएलपी भी एक फैंसी वर्ड्स है, इसमें से बहुत सारी टेक्निक्स हमारे पेरेंट्स, हमारे स्कूल्स में पहले भी यूज़ होती ही हैं। इसमें से एक टेक्निक का नाम होता है एंकरिंग, है ना। एंकरिंग होता है, एंकरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फिक्स कर देना। एंकर का काम होता है ना, किसी चीज़ को फर्मली फिक्स कर दिया। अब मान लीजिए एक बच्चा है जो कंटिन्यूसली अपने आप को लेके ना डाउन फील कर रहा है, मतलब वो कंफ्यूज्ड है, वो बिल्कुल ही कंफ्यूज है। तो एंकरिंग में क्या करते हैं, हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि वो एक ऐसा जेस्चर जो है जनरेट करे अपने लिए, कि जैसे ही वो ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहा है ना, तो वो टेक्निक को यूज़ करके उस स्टेज से बाहर आ जाए। वो कैसे होता है, इसका मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लीजिए कोई लड़का है जिसका नाम है राहुल, ठीक है। अब उसको फियर में है, वो एग्ज़ाम के फियर में है या लर्निंग के फियर में, वो क्लास ही नहीं जाना चाहता। उसको लगता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं क्लास नहीं जाऊँगा। बहुत होता है ये, बहुत अच्छा, होता इसमें है। एक चीज़, ये सवाल भी आ सकता है, जैसे एक तो आपने बोला कि उसको सच में फियर है, हुँ, और एक होता है कि देखिए इस एज ग्रुप में जो बच्चे होते हैं वो बहाना भी तो बना सकते हैं। तो ये एक आम लेमैन पेरेंट्स, जैसे हमारा आप थोड़ा सा, आपसे भी मैं इंटरेक्ट होती है ऐसे आप जैसे, तो हो सकता है हमारा आप थोड़ा सा पकड़ भी ले, हो सकता है मैं भी ना इसको पकड़ पाऊँ। लेकिन जो एक लेमैन पेरेंट्स है, मैं ग्राउंड लेवल की बात करूँ, जो इंडिया की, आप समझ जाएंगे कि 60 to 65% पसंद, पेरेंट्स ऐसे हाँ, ही हैं। ऐसे ही, हाँ। तो वो इस चीज़ को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारा बच्चे फियर के कारण, या उसके अंदर कुछ फोबिया है या कुछ डर इसलिए नहीं जा रहा है क्लास, या फिर वो बंक मार रहा है, वो कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया है। तो इसको एक लेमैन कैसे, मतलब यहीं पे क्या उनको काउंसलिंग, करना यहीं पे पड़ेगा? जो काउंसलिंग होती है ना, वो यहीं पे काम आती है।
अच्छा। काउंसलिंग, जब बच्चे की काउंसलिंग की जाती है, हम्म, ऐसा नहीं कि काउंसलिंग के लिए आपको किसी बाहर ही किसी प्रोफेशनल के पास जाना है। मैंने बताया ना, सीबीएसई के जो रूल्स हैं ना, जो रेगुलेशंस हैं, सीबीएसई की जो गाइडलाइंस हैं, हम्म, हर स्कूल में एक एकेडमिक काउंसलर अवेलेबल है। अच्छा। वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे वो कोई प्राइवेट स्कूल है, हम्म, हर एक स्कूल में एकेडमिक काउंसलर आपको मिलेंगे। हम्म, जब बच्चे की परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली नेगेटिव है, लो है, तो उस केस में सबसे पहले तो टीचर और काउंसलर इनसे कोलैबोरेट करके बात होती है। अच्छा। और मान लीजिए स्कूल से कोई फीडबैक, वैसे तो होता नहीं है कि आप बात करें और फीडबैक वहाँ से नहीं आए नहीं है, या हाँ। वहाँ पे स्टेप नहीं लिया जाए, ऐसा नहीं होता हम्म, है। इन केस ऐसा होता भी है, तभी बच्चे को कहीं ना कहीं देख के ही चल जाता है पता कि ये करना चाह नहीं रहा या इससे हो नहीं रहा। सीबीएसई का जहाँ तक रिसेंट हम्म सिलेबस का तो भी नहीं है, अभी कुछ साल हम्म पहले तक तो ये था कि, और हम लोग के टाइम में भी, हम्म कि हमेशा से 9th का सिलेबस हम्म 10th के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्ड रहा है, हाँ, 11th हमेशा का से। सिलेबस 12th तो के कंपैरिजन में हाँ, ज़्यादा हार्ड रहा क्योंकि है। जो केमिस्ट्री आप 10th में पढ़ने वाले हैं उसका बेस तो 9th में क्रिएट होगा ना, है ना, 9th में क्रिएट होगा। चाहे सिलेबस कोविड के बाद से 30% कम हुआ भी है, लेकिन बच्चे को तो नहीं पता, कम तो उसको पता है, इसने पहले ज़्यादा पढ़ा है, हमने ज़्यादा पढ़ा है तो हमें पता है हमें कि पता 30% कम हुआ हाँ, है ना। उनके लिए तो वो सिलेबस है, उनके लिए बिल्कुल तो वो बिल्कुल। बुक है। एक मतलब मेरा कहने का मोटिव ये है कि दो चीज़ें हैं, एक है बच्चे को पढ़ाने का तरीका, दूसरा है बच्चे को समझाने का तरीका। वो मेंटली रेडी भी है उस लर्निंग को लेने के लिए। जब वो बच्चा मेंटली रेडी, वो स्टक ही कहीं और है। अच्छा, ये जो आपने बोला स्लो कर, मतलब हम्म तो ये तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे क्या बड़े, आप हम भी, जरूरी नहीं है हम्म कि आप कुछ, बहुत सारे हाँ ऐसे काम होंगे कि हाँ आप हो सकता है 10 में से 8 काम फास्ट करती होंगी, लेकिन बिल्कुल 2 ऐसे जरूर काम बिल्कुल होंगे जो आप स्लो स्लो करती करती होंगी। होंगी, हाँ। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हम्म मतलब मेरी बहुत ही क्लोज है, मैं नहीं हम्म बोलूंगी ऑन कैमरा, हो सकता है हम्म उसे पसंद ना आए, हम्म मेरी बहुत क्लोज कोई है, वो सारे काम फास्ट करती है, पर वो खाना बहुत ही अच्छा बनाती है, पर बहुत स्लो बनाती है। हम्म तो वो बाकी काम तो फास्ट कर रही है पर खाना हुँ, स्लो बना रही है, तो जरूरी नहीं हुँ, है कि वो ड्रॉबैक्स है। अब मैं सारे काम यूजुअली फास्ट करती हूँ, मतलब हुँ, सब लोग बोलते हैं पटा, लेकिन मैं जब चाय पीती हूँ, मैं बहुत अधिक चाय पीती हूँ, आपको भी पता होगा, मुझे जानती हुँ, है काफी टाइम हुँ, से, लेकिन मैं चाय बहुत स्लो पीती हूँ। हुँ, तो ये अपना अपना एक, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सबके अंदर होता है ना, कि हुँ। हर कोई एक 10 काम फास्ट कर रहा है तो वो 2 काम स्लो भी कर रहा है। हाँ, आपने मुझसे पूछा ना कि कैसे पता करेंगे कि बच्चा बहाना बना रहा है या हम्म, बच्चे से हो ही नहीं रहा, मैं हाँ, उसी तो वो पॉइंट पे आ स्लो रही तो थी। इनका कुछ वो नहीं हुआ ना, अब वो ड्रॉबैक्स। सिर्फ़ एक सब्जेक्ट नहीं, वो सिर्फ़ अच्छा। एक सब्जेक्ट नहीं, लर्निंग में कुछ भी नया लर्निंग लेना है ना, कुछ भी नया लर्निंग, कोई डिसीज़न लेना है, हम्म, कुछ भी डिसाइड करना है, वो बच्चा ही टेक्स टाइम। हम्म, जितने में बाकी के बच्चे 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हम्म, अगर हम जैसे मैथ्स मैराथॉन्स अरेंज करती हूँ मैं, जितना कंसेप्ट पढ़ा है उसकी ओवरऑल रिवीजन, लाइक अगर कोई चैप्टर कराया है उसके इन वन गो में विद शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन 70-80 क्वेश्चन वन डे में करवाए, जो 10th क्लास की प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। अच्छा। तो और स्मॉल बैचेस में होता है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे या लाइव रह के होता है, मतलब वो प्लान्ड होता है, वो मेंटरशिप में रहता है, वो प्लान्ड होता ओके। है ना। अब वो जैसे मैं जिस बच्चे की बात मैं कर रही हूँ, अब समझ में आया कि उसका जो लर्निंग स्टाइल है ना, वो कुछ और है। अच्छा। उसका लर्निंग स्टाइल कुछ और है। ओके। एक बच्चा तो होगा जिसको आपने चैप्टर इलैबोरेट कर दिया, हम्म, आपने वीडियो दिखा के मॉडलिंग भी कर दिया चैप्टर का, हम्म, उसके बाद भी समथिंग लेफ्ट। हम्म, उसको चैप्टर के साथ एक पर्सनल कंसर्न चाहिए, पर्सनल टच चाहिए, कोई उसको एक एक चीज़ समझाए, पैम्परिंग। तब तक जब तक उसको समझ ना आए। उसको लॉजिकल रीजनिंग बच्चे का वीक है, नहीं कर ओके। पाता, क्रिटिकल थिंकिंग वीक है, नहीं कर पाता। जबकि अब जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो डायरेक्ट नहीं आते, रोट लर्निंग तो बिल्कुल ही हाँ, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ही नहीं है। वो क्वेश्चन चाहे उसका आंसर शॉर्ट होगा, चाहे उसका आंसर छोटा होगा, चाहे वो 2 लाइन में ट्विस्ट ख़त्म होते हैं। होगा, लेकिन देयर इज़ अ ट्विस्ट, है ना। बीच में आते थे डायरेक्ट, मुझे लगता है आज से 10-12 साल पहले भी ट्विस्ट ही हम्म आते थे, एक आधी डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, हम्म। अदरवाइज बट ट्विस्ट स्टिल होते। स्टिल 30% रोट लर्निंग वाज इन्वॉल्व्ड, कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आ रहे हैं या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ हाँ। अभी तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को भी स्प्लिट कर दिया गया है, हम्म, जैसे एक न्यूमेरिकल 1 मार्क का डाल दिया, एक डिफाइन में 1 मार्क डाल दिया, ऐसे करके केस स्टडीज डाल दी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस डाल दिए, तो डाइवर्सिफाई कर दिया पेपर को ना। तो स्कैप फोल्डिंग का यही रोल होता है। अब जैसे जो बच्चा लर्न स्लो कर रहा है, या जो बच्चा जिसकी लर्निंग अच्छी है, ऐसे भी बच्चे हैं जिनका लर्निंग स्पीड भी ठीक है, जिनकी लॉजिकल रीजनिंग भी ठीक है, वो टॉपिक से कनेक्ट भी कर लेते हैं। अगर वो फॉर्मूला उनको समझा दिया गया, बता दिया गया, तब भी करते हैं, वो लैक करते हैं रिवीजन में।
वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते। एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे तो कॉन्फिडेंस लो हो गया, बिल्कुल और जितना बिल्कुल रिसोर्स आपने कलेक्ट किया अपने माइंड में, जो भी आपने सीखा, वो सारा का सारा ज़ीरो हो गया। उन सब जी चीज़ों से डील करने के लिए एट दैट पॉइंट कि मुझे, जब मेरे पास बुक्स नहीं हैं, जब मैं वो चीज़ सीख चुका, उसके बाद उसको रिटेन कैसे करना है, खुद को काम कैसे रखना है, उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, वो NLP सिखाता है, अच्छा जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है वही सिखाती है। उसकी टेक्निक्स में मैंने आपको एंकरिंग बताया, जैसे एंकरिंग की टेक्निक है, रीफ्रेमिंग एक टेक्निक होता है, और विजुअलाइजेशन एक टेक्निक होता है। विजुअलाइजेशन तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लर्निंग में, कि बच्चे को आपने विजुअलाइज ही करवा दिया। एक बच्चा बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा जो आया, जिसको माइंडसेट ही था कि मैं बोर्ड में पास होऊंगा ही नहीं, मैं हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ वही बच्चे होंगे जो 80% से ज़्यादा लाते हैं, क्योंकि उसके माइंड में बैठ गया। बिल्कुल बिल्कुल अब उसको विजुअलाइज कराया गया कि ऐसा नहीं होता। उसकी परफॉर्मेंस को, उसको बोला कि एक्सेप्ट करो, अगर आपके 33% आए हैं तो वो आए हैं। और मैम इसमें एक बहुत बड़ा रोल ना पेरेंट्स का भी आता है। अ, मान लो दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं, या जो लेमैन की लैंग्वेज में हम कहें कि जो बिल्कुल ही, वो जो क्वालिफाइड पेरेंट्स नहीं हैं, उनको तो समझ ही नहीं आएगा। पहले तो उनको तो लगेगा कि बच्चे को पता नहीं क्या ही हो गया है, कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, बाकी सब काम कर रहा है। या जो 2 वर्किंग पेरेंट्स हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं 2, टाइम नहीं है देखने का, कोचिंग्स पे डिपेंडेंट हैं, या होम ट्यूटर लगा देते हैं कि भी टीचर 1 to 1 में अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। अब लेकिन बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, बच्चे के इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है ना, उसको असेस करने के लिए बच्चे का जो फॉलोअप है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया कि फॉलोअप का बहुत बड़ा रोल है। अगर फॉलोअप्स नहीं लिया तो जितना एफर्ट लगाया वो सब का सब वेस्ट हो जाता है। हाँ, उसको रिवाइज़ कर रहा है या नहीं, उसको मतलब एक कंटिन्यूटी के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे लगता है कंटिन्यूटी का कहीं न कहीं ज़्यादा बिल्कुल, इफ़ेक्ट है। मैंने बताया ना कि एवरेज होना फेलियर का रीज़न नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूटी ना होना, डिसिप्लिन ना होना एक रीज़न होता है। तो ये जानकारी मुझे लगता है कहीं न कहीं बोर्ड की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। हुँ। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और लास्ट उसमें कुछ क्वेरी भी थी, कि हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं? तो मैं अपनी ईमेल आईडी को पिन कर देती हूँ, जी, जी, बिल्कुल, जिससे बिल्कुल। आप अगर कांटेक्ट करना चाहें तो बच्चे की डिटेल या जो भी जी, प्रॉब्लम जी। बच्चा फेस कर रहा है, आप वो ईमेल कर सकते हैं, तो टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। थैंक यू।